नमस्कार। अच्छा, गांधी जी के आंदोलन, चंपारण, खेड़ा, असहयोग, फिर भारत छोड़ो। अरे बाप रे, इतने सारे नाम, इतनी सारी तारीखें, याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक मजेदार सी ट्रिक है जिससे ये सब चुटकियों में याद हो जाएगा। आज हम यही करने वाले हैं। ना सिर्फ एक आसान ट्रिक से इन आंदोलनों को याद करेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि आखिर इनके पीछे की असली वजह क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम गांधी जी के इस पूरे सफर को ना 6 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनकी भारत वापसी की, जिसने कैसे एक नए दौर की नींव रखी। फिर उनके शुरुआती सत्याग्रह, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वो छोटे छोटे संघर्ष इतने बड़े पूरे देश के आंदोलन बन गए। और हाँ, सबसे आखिर में हम सिर्फ आजादी की लड़ाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि गांधी जी आजाद भारत को कैसा देखना चाहते थे, उनका विजन क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है 9 जनवरी 1915 से। सोचिए, दक्षिण अफ्रीका में सालों तक संघर्ष करने के बाद गांधी जी हमेशा के लिए भारत लौटते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की घर वापसी नहीं थी, ये भारत के लिए एक नए चैप्टर की, एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो आते ही सीधे राजनीति में कूद गए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, वो जानते थे कि भाई दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष और भारत की जमीनी हकीकत दोनों बहुत अलग हैं। तो उन्होंने गांधी जी को एक सलाह दी। कहा, पहले 1 साल पूरा भारत घूमो, लोगों से मिलो, उनकी असली समस्याओं को समझो। और गांधी जी ने उनकी ये बात गांठ बांध ली। तो जब उन्होंने भारत को अच्छी तरह समझ लिया, तब गांधी जी ने एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने 3 लोकल यानी स्थानीय संघर्षों में हिस्सा लिया। और ये 3 संघर्ष आप कह सकते हैं उनकी सत्याग्रह की लेबोरेटरी बन गए। यहीं पर उन्होंने अपने तरीकों को आजमाया, और इन्हीं छोटी छोटी जीतों ने उन्हें एक नेशनल लीडर के तौर पर सबके सामने ला खड़ा किया। तो सवाल यह है कि वो 3 शुरुआती आंदोलन कौन से थे, और सबसे जरूरी, उनका क्रम क्या था। अब आती है वो मजेदार ट्रिक जिसकी मैं बात कर रहा था। इसे याद रखने के लिए बस एक लाइन दिमाग में रखनी है। चंपा गई खेत में, और वो खेत पड़े हो अहमदाबाद। है ना मजेदार? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। देखा, कितना आसान है। चंपा से बना चंपारण सत्याग्रह, साल था 1917। खेत से बना खेड़ा सत्याग्रह, साल था 1918। और आखिर में अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो 1918 में ही हुई थी। बस एक लाइन और 3 बड़े आंदोलन क्रम से याद। ठीक है, ट्रिक तो हो गई। अब जरा इसके पीछे के कारण को समझते हैं, जो कि और भी ज्यादा दिलचस्प है। गांधी जी ने इन तीनों आंदोलनों में एक ही तरीका नहीं आजमाया। नहीं, हर बार उन्होंने एक नया हथियार इस्तेमाल किया। जैसे चंपारण में जब किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करा रहे थे, तो उन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया, मतलब शांति से गलत कानून को तोड़ा। फिर आया खेड़ा, फसल बर्बाद हो गई, फिर भी अंग्रेज लगान वसूल रहे थे, तो यहाँ गांधी जी ने असहयोग का रास्ता अपनाया, यानी सरकार को किसी भी तरह का सहयोग देने से मना कर दिया। और फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों के बोनस के लिए उन्होंने अपना सबसे ताकतवर हथियार निकाला, भारत में उनकी पहली भूख हड़ताल। सोचिए, 3 अलग-अलग समस्याएं, 3 अलग-अलग रणनीतियां, और नतीजा, तीनों में जीत। तो इन 3 जीतों के बाद गांधी जी अब सिर्फ एक स्थानीय नेता नहीं रह गए थे, वो पूरे देश का चेहरा बन चुके थे। और उधर देश का सियासी माहौल भी, आप कह सकते हैं, गर्मा रहा था। एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए जमीन तैयार हो रही थी। और फिर 1919 में अंग्रेज एक ऐसा कानून ले आए जिसने हर भारतीय के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। इसका नाम था रॉलेट एक्ट। लोग इसे काला कानून कहते थे। क्यों? क्योंकि ये कानून अंग्रेजों को ये ताकत देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के, सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। सोचिए जरा, ये तो सीधे सीधे हमारे बुनियादी हक पर हमला था। और इस एक कानून ने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। तो इस भड़कते गुस्से के जवाब में गांधी जी ने अपना वो हथियार निकाला जिसे उन्होंने खेड़ा की लैब में परखा था, असहयोग। और इस बार इसे पूरे देश के लेवल पे इस्तेमाल किया। साल 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। लोगों से कहा गया कि अपनी सरकारी उपाधियां लौटा दो, विदेशी सामान, स्कूल, कॉलेज, अदालतें, अंग्रेजों की बनाई हर चीज का बहिष्कार करो। आइडिया सिंपल था, अगर हम ही सहयोग नहीं करेंगे तो ये प्रशासन चलेगा कैसे। मकसद था बिना एक भी हाथ उठाए ब्रिटिश राज को ठप कर देना। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई,
और गांधी जी अपने सबसे बड़े सिद्धांत अहिंसा से कभी समझौता नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को कई साल बीत गए। फिर गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया, एक ऐसी चीज जो हर गरीब, हर अमीर, हर भारतीय के घर से जुड़ी थी, नमक। और ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने वाकई ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। 241 मील, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए। ये वो दूरी थी जो गांधी जी और उनके 78 साथियों ने साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक पैदल तय की। हर एक कदम के साथ पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई थीं। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक खुला, शांतिपूर्ण ऐलान जंग था। और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने क्या किया? बस जमीन से एक मुट्ठी नमक उठाया, और इसी एक एक्शन से उन्होंने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ दिया। यहीं से शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसका मतलब बहुत गहरा था। सिर्फ विरोध नहीं करना है, बल्कि जो कानून गलत है उसे जानबूझकर शांति से सबके सामने तोड़ना है। ये ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी। चलिए, अब हम आज़ादी की लड़ाई के आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आज़ादी के लिए वो आखिरी सबसे जोरदार धक्का था। 1942 आते आते ना हालात बहुत बदल चुके थे। क्रिप्स मिशन पूरी तरह फेल हो गया था। दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जापान के हमले का डर सिर पर था। महंगाई आसमान छू रही थी। खाने की कमी से लोग परेशान थे। कुल मिलाकर अंग्रेजों पर से लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था, जिसने अंग्रेजों भारत छोड़ो की मांग को जरूरी बना दिया। और इसी माहौल में गांधी जी ने अपना सबसे शक्तिशाली नारा दिया, करो या मरो। मतलब बिल्कुल साफ था, अब कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई समझौता नहीं। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अब अंग्रेजों ने सोचा कि इस आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचल देते हैं। उन्होंने रात के अंधेरे में एक ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर लिया। उनका प्लान था, नेता नहीं तो आंदोलन नहीं। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। ये आंदोलन अब किसी नेता का नहीं, जनता का आंदोलन बन गया। देश के कोने कोने में लोग खुद ही नेता बनकर सड़कों पर उतर आए, और इस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया जिसकी अंग्रेजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये तो थी अंग्रेजों से लड़ने की कहानी। लेकिन गांधी जी के लिए ये लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं थी। वो सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे कि अंग्रेजों को यहाँ से कैसे भगाया जाए, वो ये भी सोच रहे थे कि जब वो चले जाएंगे तो जो नया भारत बनेगा वो कैसा होगा। और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है। क्या गांधी जी का लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भारत से निकालना था? क्या पॉलिटिकल आजादी ही सब कुछ थी? गांधी जी के लिए इसका जवाब था एक बड़ा नहीं। उनके लिए असली आजादी का मतलब था पूर्ण स्वराज। और इसी पूर्ण स्वराज को पाने का जो रोड मैप था, वही था उनका रचनात्मक कार्यक्रम। ये कोई हवा हवाई बातें या नारे नहीं थे, ये एक्शन का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। इसका मकसद था समाज को जड़ से बदलना, हर एक गांव को आत्मनिर्भर बनाना और हर नागरिक को अंदर से मजबूत करना। तो क्या था इस कार्यक्रम में? देखिए, इसमें था सांप्रदायिक एकता, ताकि हम धर्म के नाम पर आपस में न लड़ें। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, ताकि समाज में कोई बंटवारा ना हो। खादी और गांव के उद्योग, ताकि हर गांव अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके अलावा गांव की सफाई, महिलाओं को बराबरी का हक और सबको बुनियादी शिक्षा। गांधी जी का मैसेज बिल्कुल साफ था। असली आजादी सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं है। असली आजादी है एक मजबूत, इंसाफ पसंद और आत्मनिर्भर समाज बनाना। तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी मजेदार ट्रिक हमें गांधी जी के आंदोलनों का पूरा क्रम याद करा सकती है। और उससे भी ज्यादा जरूरी, हमने ये समझा कि हर आंदोलन के पीछे कितनी गहरी सोच और एक अलग रणनीति थी। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। गांधी जी के ये अहिंसक हथियार, सविनय अवज्ञा, असहयोग, सत्याग्रह, आज की इस दुनिया में जहाँ इतने सारे संघर्ष हैं, ये कितने प्रासंगिक हैं? क्या आपको लगता है कि आज भी शांतिपूर्ण विरोध से बड़े बड़ी बदलाव लाए जा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।